इंग्लिश में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना, क्योंकि यही ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें इंग्लिश बोलने में सहायता करती है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको टेंस के बारे में बताया था और टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और उनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। और हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में भी बताया था, उसके सभी पार्ट्स के बारे में बताया था कि उनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और उनका ट्रांसलेशन कब कब होता है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम, अगर आपको याद होगा तो हमने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि हम टेंस को समय के अनुसार डिवाइड करते हैं। जैसे आज, कल और कल। आज, कल और कल का मतलब क्या हुआ? एक आज हो गया, एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल। आज के कल को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। और जो बीता हुआ कल उसको बोलते हैं भूतकाल, और जो आने वाला कल है उसको बोलते हैं भविष्य काल। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल क्या होता है। तो देखते हैं प्रेजेंट टेंस। मतलब प्रेजेंट टेंस से हमें किसी भी काम को वर्तमान समय में करने का पता चलता है। मतलब वो आज हो रहा है, उसका हमें वर्तमान समय में काम करने का पता चलता है, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो देख रहे हैं कि राधा गाना गा रही है, मतलब राधा गाना गा रही है, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इसमें आपको सीधा दिख रहा है कि राधा आज ही गाना गा रही है। ऐसा नहीं है कि राधा ने कल गाना गाया था, या राधा कल गाना गाएगी, या 2 साल पहले गाना गा चुकी थी, या आने वाले 2 दिन बाद गाना गाएगी। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें है कि राधा गाना गा रही है, मतलब राधा गाना गा रही है, आज की ही डेट में गा रही है। और इसमें और भी ढेर सारे हो जाते हैं। फिर दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब कि बीता हुआ जो कल है, मतलब कोई भी काम है वो बीते हुए कल के समय में कंप्लीट हो चुका होता है, उसको हम पास्ट टेंस के अंतर्गत में आने देते हैं। तो पास्ट टेंस से हमें किसी भी काम के बीत जाने का पता चलता है, मतलब वो काम हो चुका होता है जो कि कल हमारा बीत चुका होता है, जिसको स्टरडे कहते हैं। स्टरडे टाइम में वो काम हमारा कंप्लीट हो चुका होता है, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लो, राधा ने गाना गाया। हमने प्रेजेंट टेंस में क्या बोला था? राधा गाना गा रही है, मतलब राधा गाना गा रही है आज के डेट में। और राधा ने गाना गाया तो मतलब राधा गाना गा चुकी है, वो है हमारा बीते हुए कल में आ रहा है, इसलिए राधा सैंग अ सॉन्ग। तो पास्ट टेंस का मतलब यही होता है कि जो हमारे बीते हुए टाइम में जो काम हो चुका होता है उसको हम पास्ट टेंस में रखते हैं। तो तीसरा देखते हैं, तीसरा टेंस जो है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब आने वाला कल। आने वाला कल मतलब कि जब आने वाले समय में जो भी काम होने वाला होता है उसका हमें पता चलता है, उसका हमें बोध होता है कि वह आने वाले समय में यह काम किया जाएगा। जैसे तुम मार्केट जाओगे, तुम कल स्कूल जाओगे, या फिर राधा गाना गाएगी, तो मतलब राधा विल सिंग ए सॉन्ग। अगर देखा जाए तो हमने पिछले प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में क्या बताया था कि राधा गाना गा रही है, मतलब वह प्रेजेंट टेंस हो गया। और पास्ट टेंस में ये है कि राधा गाना गा चुकी है। और फ्यूचर टेंस में क्या आएगा कि राधा गाना गाएगी। तो इस प्रकार हम तीनों टेंसों के बारे में फिर से रिवीजन हमने कर लिया है। तो आज के हम इस वीडियोस में पढ़ेंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है और इसके कितने पार्ट होते हैं, और इन पार्ट्स का ट्रांसलेशन में क्या क्या रूल होता है। अगर हम इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इनके क्या क्या रूल्स होते हैं, इन रूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, वो भी विस्तार पूर्वक। तो पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, वैसे पास्ट टेंस के भी होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी होते हैं। तो हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इन चारों की हिंदी हमने भी आपके सामने दे रखी है। पास्ट इंडेफिनिट को हम सामान्य भूतकाल बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अपूर्ण भूतकाल बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को पूर्ण भूतकाल बोलते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पूर्ण तत्कालिक भूतकाल बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन चारों पार्ट्स के बारे में कि इनका क्या रूल्स हैं। इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं जिसको आप नोट के तौर पे लिख लीजिए कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल क्या है और किस में वाच का प्रयोग होगा, किस में वर्ग का प्रयोग होगा। तो देखते हैं। सिंगुलर ही, सी, इट और नेम, इनको हम सिंगुलर नाउन के नाम से जानते हैं। और प्लूरल में आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स या जिनसे हमें एक से ज़्यादा लोगों का बोध होता है उसे हम प्लूरल के अंतर्गत में आने देते हैं। और आई के साथ इसमें हम वाच का प्रयोग करते हैं। आई हम जानते हैं कि आई एक प्लूरल है, इसके साथ वर का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इसमें वर का प्रयोग न होकर आई के साथ वाच का प्रयोग होता है। तो चलो देखते हैं हम पास्ट टेंस के पहले भाग को कि पास्ट टेंस के पहले भाग का नाम क्या है और इसके रूल्स क्या हैं। पास्ट टेंस के पहले भाग का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में पहले हम इसकी पहचान को पढ़ेंगे और इसके क्या रूल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत कौन कौन से सेंटेंस आते हैं इन सब के बारे में। तो इसकी पहचान ये है कि वाक्य के अंत में ता, था, ती, थे, ते, थे या ये, ई, इन सब चीज़ों में से वाक्य के अंत में, अगर हिंदी के वाक्य के अंत में अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें क्या रूल है? सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इसमें सीधा है। अफर्मेटिव में आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इनका रूल क्या है कि पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव का ये रूल है। और अगर सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है दोनों में, तो ट्रांसलेट करते समय मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं। दूसरा रूल क्या है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन या बहुवचन है तो ट्रांसलेट करते समय उसके मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं। हम प्रेजेंट टेंस की तरह ये नहीं कि उसके एक वचन या बहुवचन के साथ उसके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ दें। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो तो उसमें हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। एग्जांपल से हमें जो भी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो उससे आपको एग्जांपल से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जांपल में हम उसी रूल को आपको दिखाएंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद हमने मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा लगाया है, फिर ऑब्जेक्ट लगाया है, ये सब रूल आपको हम दिखाएंगे इसमें। तो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं हॉकी खेलता था। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इसकी पहचान क्या है। पहचान में है कि इस वाक्य के अंत में ता, था ऐसा शब्द आया हुआ है, तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई हो गया, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब उसमें खेलता मतलब प्ले का सेकेंड फॉर्म हो गया प्लेड, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हॉकी, आई प्लेड हॉकी। ऐसे दूसरा है, उसने गाना गाया। इसमें भी फर्स्ट हमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऐसा करना है। तो सी सैंग अ सॉन्ग। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस में भी बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, क्योंकि इसके हम अफर्मेटिव में हम मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, उसमें कुछ डिड नहीं लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होता है। और हम नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही हम यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम केवल मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे और बाकी के निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो ये दोनों सेंटेंस हैं इनमें हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। बाकी यह बिल्कुल
सेम उसी तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में डू या डज नॉट का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा जिसका नाम है डिड नॉट। हम केवल डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हमें बताते हैं। एग्जाम्पल है, वे अपना काम नहीं कर रहे थे। आप पहले उसको पहचानो कि ये सेंटेंस किस टेंस से है और उसके कौन से पार्ट से। थे है मतलब ये पास्ट टेंस है, और करते थे मतलब ते थे आया है, मतलब ये सीधी बात है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। तो इसका जो ट्रांसलेट करने का जो रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हो गया दे डिड नॉट डू दियर वर्क। सेकेंड देखते हैं, रीमा ने पानी नहीं पिया। रीमा डिड नॉट ड्रिंक द वाटर। ये हो गया। अब हम आगे के सेंटेंस को देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में आते हैं। इसके 4 रूल होते हैं। पहला, अगर सेंटेंस जो है क्या शब्द से स्टार्ट होता है तो उसके 2 रूल हैं। सब्जेक्ट में वह एक वचन हो या बहुवचन हो, इससे हमें इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसमें ओनली डिड का प्रयोग होता है। तो रूल नंबर 1, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही सेकंड रूल है, डिड प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे रूल नंबर 3, WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे तो हमारे सारे जितने भी डाउट्स हैं इसके रूल्स को लेकर सभी हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या मैं चाय पीता था। यह आपके रूल नंबर 1 का है। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, रूल नंबर 1 है, डिड आई टेक टी। एग्जाम्पल नंबर 2 जो क्या कह रहा है, क्या वह खाना नहीं खाती थी। तो डिड सी नॉट ईट फूड। तुमने ये चित्र कब बनाया। व्हेन डिड यू मेक दिस पिक्चर। करण खेत क्यों नहीं गया। वाई डिड करण नॉट गो टू फील्ड। अगर आप इन सभी एग्जाम्पल्स को देखोगे तो हमने इंट्रोगेटिव में जितने भी रूल्स आपको बताए हैं, ये चारों एग्जाम्पल्स आपके चारों रूल्स को वेरीफाई करते हैं और ये चारों रूल्स के बारे में आपको बताते हैं। चलिए हम इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं, कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस आने से ही आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि इस प्रकार के टेंस में वाक्य के अंत में रहा रही जरूर आएगा, उसके बाद था थे थी आएगा। पास्ट टेंस है तो रहा रही के बाद था थे थी आएगा। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट वाज या वर प्लस वर्ब, वर्ब का वो भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, उसमें आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर्ब का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस हमें यही सीधे दिखाता है कि इसके वाक्य के अंत में रहा रही आएगा और इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा और उसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहता है। इसके रूल में है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस मेन वर्ब और उसके बाद उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखेंगे तो वह खाना पका रही है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सी हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाएंगे वाज। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, पका रही है, कुकिंग। कुक हो गया उसका फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगा देंगे कुकिंग। और अदर्स में क्या है, फूड, सी वाज कुकिंग फूड। तुम अंग्रेजी सिखा रहे हो, यू वर टीचिंग इंग्लिश। अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखेंगे और फिर रूल्स को देखेंगे तो यह रूल्स यह बताते हैं कि सब्जेक्ट उसके बाद
हमने वाज वर्ब का यूज़ किया है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाया है। फिर देखते हैं सेकंड सेंटेंस, इसका है निगेटिव सेंटेंस। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, केवल वाज और वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, बाकी सब सेम रहता है। जैसे मैं बाज़ार नहीं जा रहा था, तो बस पहले हम सिर्फ रूल की तरह, रूल में सब्जेक्ट लगाएंगे, वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे, नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह आलू नहीं खरीद रही थी। सी वॉज नॉट बाइंग पोटैटोज। तो इस निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य होना चाहिए। हमेशा वाक्य में ना का बोध हो, मतलब वो काम पूर्ण नहीं हो रहा है, नहीं किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, तो वह निगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी सेम वही है कि इसकी पहचान है कि इसके वाक्य के अंत में कब, कहाँ, कौन, कैसे और क्यों, इस तरह के शब्द आते हैं। तो इसके 4 रूल हैं। वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 2, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 3, WH वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हम इन चारों रूल्स को देखते हैं तो चौथे रूल्स में क्या है कि तीसरे रूल्स तो सेम है, लेकिन चौथे रूल्स में ओनली नॉट का प्रयोग किया गया है। तो इसको हम कैसे समझते हैं? इसको अगर समझना है तो हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं और बहुत बारीकी से देखेंगे। क्या तुम हॉकी खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग द हॉकी। इसमें वर क्यों लगा? क्योंकि यू जो है वो बहुवचन है, इसलिए हमने वर का प्रयोग किया। क्या वह काम नहीं कर रही थी? यह देखो रूल नंबर 2 के तरह है। वाज सी नॉट वर्किंग, वाज सी नॉट वर्किंग। रूल नंबर 3, रिया किताब क्यों देख रही थी? वाई वॉज रिया सीइंग द बुक। वे पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहे थे? वाई वेयर दे नॉट गिविंग वाटर टू प्लांट्स। तो ये चारों एग्जाम्पल जो है, ये जो हमने चारों रूल्स बताए हैं, एक तो क्या से जो शब्द शुरू हो रहा है और दूसरा क्या है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आ रहे हैं उन सब के लिए। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके या आ, ए, ई के बाद था, थे, थी आता है। इसका पहचान ये हो गया। और इसका रूल्स क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैड का प्रयोग होगा। और चूंकि ये परफेक्ट टेंस है तो इसमें 100% वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा, ये हमेशा याद रखना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ कुछ और प्रयोग होगा, हैज या हैव, ऐसा नहीं है। इसमें सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर कोई भी हो, इसमें हैड का प्रयोग होगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। प्रेजेंट टेंस में क्या था कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में हैज़ और हैव का प्रयोग करते थे। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। उसका रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो परफेक्ट टेंस के नाम से ही हमें यह समझ जाना चाहिए कि इसमें एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा और दूसरा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। जैसे वह मैदान में दौड़ चुकी थी यह परफेक्ट टेंस है। सी हैड रन इनटू द ग्राउंड। तुम फूल तोड़ चुके थे। यू हैड प्लग्ड द फ्लावर्स। इन दोनों अगर एग्जाम्पल्स में आप देखोगे तो हैड एक तो सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है, दोनों के साथ हमने हैड का प्रयोग किया हुआ है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि वह एक वचन और बहुवचन के साथ कुछ और हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा। तो दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हमें क्या बताता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नॉट,
वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे नेहा पत्र नहीं लिख चुकी थी, नहीं लिख चुकी थी मतलब यह सीधा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, नहीं मतलब उसका निगेटिव सेंटेंस है, तो हम उसी के रूल के हिसाब से इसका ट्रांसलेट करेंगे। नेहा हैड नॉट रिटन अ लेटर, बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे, चिल्ड्रेन हैड नॉट गॉन टू द स्कूल। तो इन दोनों सेंटेंस में हम यही देख रहे हैं कि यह हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का बोध करा रहा है और उसी के आधार पर हम इसका अनुवाद कर रहे हैं। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 4 रूल्स, हमने आपको सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 4 रूल्स बताए हैं। तो चारों रूल्स का एकदम सेम वही फार्मूला है कि एक तो क्या से शब्द शुरू होता है वाक्य, और दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य कब, कहाँ, कौन, कैसे, यह वाक्य के बीच में आता है। इसके चारों रूल्स हैं। चारों रूल्स के हमने 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न न हो। आप जब अगर रूल्स को देखें और एग्जाम्पल्स को देखें तो दोनों आप अगर एक साथ देख रहे हैं तो आप 100% रूल्स और एग्जाम्पल्स को देखकर आपके जितने अंदर भी कन्फ्यूज़न होगा सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आप इसका ट्रांसलेट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि इंट्रोगेटिव एक ऐसा सेंटेंस है कि इसमें कभी कभी क्या है जो पहले आ जाता है जिसका ट्रांसलेट अलग तरीके से होता है, अगर वही क्या अगर बीच में आता है तो उसका ट्रांसलेशन अलग तरीके से होता है। तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया था? हैड यू डन योर होमवर्क? क्या वह घर नहीं जा चुका था? हैड शी नॉट गॉन टू होम? बस कहाँ पहुँच चुकी थी? वेयर हैड द बस रीच्ड? बच्चे क्यों नहीं खेल चुके थे? वाई हैड चिल्ड्रेन नॉट प्लेड? तो इन चारों अगर आप एग्जाम्पल्स को देख रहे हो, चारों सेंटेंस को देख रहे हो, तो ऊपर के 2 सेंटेंसों में क्या शब्द पहले आया हुआ है, तो इनका हम जो ट्रांसलेट है हम रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के हिसाब से करेंगे। और जो तीसरा और चौथा एग्जाम्पल्स है उसमें कहाँ और क्यों, ये दोनों प्रश्नवाचक शब्द जो हैं वो वाक्य के बीच में आए हैं, तो इनका हम ट्रांसलेट रूल नंबर 3 और 4 के अनुसार करेंगे। तो चलते हैं इसके चौथे भाग के बारे में जानते हैं जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद था, थी आता है। और सबसे महत्वपूर्ण पहचान यही है इसकी कि इस प्रकार के वाक्य में समय दिया रहता है। नहीं तो आप उसमें रहा, रही आ रहा है, उसके बाद था, थी आता है, तो आप ये कहोगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हाँ, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन अगर उसमें अगर समय दे दिया रहता है, जैसे 2 साल या 1990 दिसंबर से, सोमवार से, इस तरीके से अगर किसी प्रकार का समय दे रहा है तो आपको सीधा माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही हो सकता है। इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं कह सकते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, कौन से समय से पहले सिंस का प्रयोग करेंगे और कौन से समय से पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। एक होता है निश्चित अवधि और एक होता है जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरे को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे सप्ताह के नाम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और मॉर्निंग, इवनिंग, 2 बजे से 4 बजे से, या मंथ का नाम हो गया, इनसे पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर का प्रयोग तो तब करते हैं जब पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे 5 दिन से, इस 2 घंटे से, 3 महीने से। मतलब क्या है कि इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है 5 दिन से मतलब कौन से 5 दिन से, मंडे से है कि ट्यूसडे से है कि वेडनेसडे से है। 2 घंटे मतलब वो 2 बजे से कर रहा है कि 4 बजे से कर रहा है कि 10 बजे से कर रहा है, इसमें हमें इसके बारे में कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल रहा है। तो इससे पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो चलो इसको हम देखते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ऑब्जेक्ट
सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, आशु 2 घंटे से नोवेल पढ़ रही थी। तो आशु हैड बीन रीडिंग द नोवेल फॉर 2 आवर्स। इसमें हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब में जब आईएनजी लगाते हैं तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही हम आईएनजी लगाते हैं, उसके सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। तुम जनवरी से पौधों को पानी दे रहे थे। यू हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस जनवरी। देखो दोनों सेंटेंसेस में हमने सिंस और फॉर का प्रयोग किया हुआ है। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम। जैसे मैं 3 महीने से तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, तो आई हैड नॉट बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। दूसरा है, वह सोमवार से अपने काम पर नहीं जा रही थी। वह सोमवार से अपने काम पर नहीं जा रही थी, तो सी हैड नॉट बीन गोइंग टू हर जॉब सिंस मंडे। तो दोनों अगर हम एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं तो दोनों में समय दिया हुआ है, दोनों के अंत में रहा आ रहा है, तो सीधी साफ है कि यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बोध हो रहा है, क्योंकि इसमें टाइम भी दिया हुआ है। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पिछले की बात ही सभी में बता रहे हैं कि इसके 4 रूल ही हैं। 4 रूल हमने इसलिए बनाए हैं ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कठिनाई न हो। अगर आप कोई भी ट्रांसलेट कर रहे हैं या इस प्रकार का कोई भी वाक्य अगर आपके सामने आ जाए, तो आपको ट्रांसलेशन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी उठाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। रूल्स देख लो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। ऐसे ही रूल 2 में है, हम सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, और रूल 3 में सबसे पहले हम WH वर्ड का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद हम हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन, उसके बाद सेम हम जैसे रूल नंबर 1 है उसकी तरह हम फॉलो करेंगे। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह सुबह से किताब पढ़ रहा था? हैड ही बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल, क्या वे 2004 से यहाँ काम नहीं कर रहे थे? हैड दे नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस 2004। नौकर 4 बजे से अपना काम क्यों कर रहे थे? वाई हैड द सर्वेंट्स बीन डूइंग दियर वर्क सिंस 4 o'clock। हम 3 दिन से सब्जी क्यों नहीं खरीद रहे थे? वाई हैड वी नॉट बीन बाइंग वेजिटेबल्स फॉर 3 days। अब लास्ट में हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वाक्य के अंत में ता, ती के बाद था, थे, थी। तो इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ऐसे ही सेम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। लास्ट में रहा, रही के बाद था, थे, थी आता है। इसका रूल्स है सब्जेक्ट वाज वेयर, उसके बाद मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे निगेटिव में वाज वेयर के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम रहने देंगे। सेम इंट्रोगेटिव वर्ड में WH वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य के अंत में चुका चुकी के बाद था, थे, थी। इसका रूल है सब्जेक्ट हैड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद था, थे, थी आता है, लेकिन इसमें वाक्य में समय दिया रहता है। तो इसका रूल्स जो भी है इसके नीचे सब कुछ दिया हुआ है। इसमें हैड बीन हेल्पिंग वर्ब
का यूज़ होता है, वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और इसमें टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। आज की वीडियो को समाप्त करने से पहले हम आपको 2 सेंटेंस देते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके बताएं। पहला है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। दूसरा, टीचर के आने के बाद तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। तो यह आप ट्रांसलेट करके इसको कमेंट बॉक्स में बताएं और जल्द ही मैं अपने नए वीडियो के साथ और इसके ट्रांसलेशन के साथ आपके सामने मौजूद हूँगा। थैंक यू।